और पहला ही चैप्टर है कौन सा? वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का रिवीजन होगा। किसका रिवीजन होगा? रियल नंबर्स का रिवीजन होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? वहाँ से सबको दिख रहा है ना बोर्ड? चलो तो आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं किसका? रियल नंबर्स का 10th बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय में सबसे जो मेन फीचर्स है उसको पहले हम नोट करते हैं। पहला जो मेन फीचर्स है, जो मुख्य चीजें जो परीक्षा में आती है, ध्यान से समझना, इधर उधर की बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ लो कि तुम्हारे पास ये अंतिम मौका है रिवीजन का या अपने डाउट को क्लियर करने का। ये अंतिम मौका है, इसके बाद फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ लेना है कि अगर इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव 2 नंबरा या 5 नंबरा में कोई भी प्रश्न आया तो उसको तुम लोग बहुत अच्छे से बनाओगे। और बनाना कैसे है वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। बनाना कैसे है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको परीक्षा में भी बनाना है। क्या कोई दिक्कत? तो शुरू करें। पहला और फेमस इसका टॉपिक है यूक्लिड। नाम सुना है? विभाजन। एल्गोरिथम। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, ई से शुरू होता है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स डिवीजन, एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, पहले ये समझ लो, इससे किसी संख्या का क्या निकाला जाता है रे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किसी संख्या का क्या निकाला जाता है? कोई दिक्कत? अब यूक्लिड साहब ने एक ऐसी बातों को रखा जिसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रमाणित किया हुआ है, और जो प्रमाणित किया हुआ रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड। मतलब यूक्लिड ने ही कहा, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कुछ बच्चा गलत पढ़ लेता है, प्रेमिका पढ़ लेता है। प्रेमिका नहीं, प्रेमिका की अंग्रेजी होती है बिलव्ड या बिलव्ड। ठीक है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? प्रेमिका का होता है लीमा, LEMMA, LE। हाँ, तो देखो यहाँ पर EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। इसके अनुसार 2 पूर्णांक संख्याएं दी रहती है। क्या दी रहती है? 2 पूर्णांक संख्याएं दी हुई रहती है। जिसे आप A और B मानते हैं। क्या मान लेते हैं? A और B मान लेते हैं। तो जब उसमें 2 पूर्णांकों में एक है भाज्य, दूसरा है भाज्य। एक बन जाता है भाज्य, दूसरा बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम भाज्य में भाजक से भाग देंगे, भाज्य से भाजक से भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल आएगा। क्या आएगा रे? भागफल और शेषफल आएगा। तो भागफल को 2 कहा जाता है और शेषफल को R कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बना है ऐसे A, B, Q और R का प्रयोग होता है। A, B, Q और R का प्रयोग होता है। इसके अनुसार से हो जाता है A बराबर BQ प्लस जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर
b से छोटा या बराबर नहीं, b से छोटा होता है। अब इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अभी देखो ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो जाएगा, तुम बताओ हमको। यदि हम 17 में, देखो यहाँ जांच करके बता देते हैं कि ये क्या चीज है। ये तुमने बचपन में पढ़ा हुआ चीज है, इसको बचपन में पढ़ा है, लेकिन अभी तक इसमें अगर संदेह है, इसका मतलब तुमने कभी समझा नहीं चीजों को, और इस अर्थ, इसका सिंबल का अर्थ नहीं समझ रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर 17 में हम 17 में 4 से भाग दें, किससे भाग दें? तो कितना बार में आ जाएगा? शेषफल क्या बचा? एक बचा ना। अब हमको बताओ, अगर यहाँ पर 16 रहता, 17 की जगह पर क्या रहता? तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। अगर 18 आ जाए तो 2। अगर यहाँ पर 17 की जगह पर क्या आ जाए? 18, तो शेषफल क्या आ जाए? अगर 19 आ जाए तो 3। अब 20 आ जाए तो 0। हम सोचे फिर तुम लोग बोलेगा 4 कैसे होगा रे? अगर यहाँ पर 20 आ जाएगा ना, तो 4 फिर शेषफल 0, यानी शेषफल 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 शेषफल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 4 से तो भाग ही दे रहे हैं। अगर 4 से भाग दे रहे हैं और 4 शेषफल लेकर के जाते हैं, तो इसका मतलब तुरंत आपको कह दिया जाएगा कि आपका भाग क्या है? गलत है। 4 से भाग दे रहे हो। शेषफल कब बचता है? जब कहते हैं कि अब इसमें भाग नहीं लगेगा, अब वो छोटा हो गया। बचपन में तो यही सिखाया जाता था ना कि अब देखो 2 आ गया, छोटा हो गया। 4 के पारे में 2 नहीं आएगा तो हिसाब बन गया, भाग बन गया। नहीं, जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, जिसको यहीं पर a कह दिया, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। यहाँ पर इसको b कह दिया, और ये आ गया इसको क्या कह दिया? आर कह दिया। कोई दिक्कत? इसको क्यू कह दिया ना, देखो सी लिख दिए, ए बी क्यू और आर, ए बी क्यू और आर, ठीक है। अब इसका जांच करते हैं। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से 18 बराबर हो जाएगा। इसका भाजक है 4, भागफल है 4 गुना 4 हो गया 16, 16 कितना हो गया? बराबर हुआ है? तो इस जांच प्रक्रिया को मैंने तो बचपन में ही पढ़ लिया था, 3री 4थी क्लास में शायद होगा, उस समय ये सब सीख लिया था। अब तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पता नहीं। ये भाग देने वाला काम जांच करने वाला कभी पढ़ा था? वही जाहिर सी बात है, वही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो उसी को अब 10th क्लास में क्या कर दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कर दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सिद्ध किया हुआ कथन, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं, हाँ, उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा। b का मतलब भाजक, b का मतलब भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा। भाजक से हमेशा छोटा होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? कोई इधर से बोल दिया b के बराबर भी होगा, बराबर नहीं होगा। भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो r, इसको पढ़ेंगे, r का मान 0 से बड़ा या लेकिन b से छोटा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न कैसे पूछ देता है, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इनमें से शेषफल का मान क्या सही है, क्या सही है या क्या हो सकता है। एक ऑप्शन में ये रह गया, दूसरा ऑप्शन में रहेगा इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में रहेगा इस तरह से, चौथा ऑप्शन में रहेगा इस तरह से। अब देखो, जो नहीं पढ़ा है, कभी कुछ नहीं पढ़ा है, उसके लिए तो ये पहाड़ है। जो कभी कुछ पढ़वे नहीं किया, 10th में आकर के डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए बैठा है,
तो ऐसा सब क्वेश्चन देखते ही कहेगा कि आगे बढ़ने में ही फायदा है, आगे बढ़ने में ही क्या कहेगा, देखिएगा देखते दिमाग चकरा जाएगा ना। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये चौथा पंचमा में जो आपने पढ़ा उसी को सांकेतिक भाषा में लिख दिया। आर का मतलब शेषफल, आर का मतलब शेषफल का मान 0 भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन इस तरह से अगर जिधर खुला हुआ है ना वो बड़ा है, खुले हुए साइड में जो भी रहेगा वो क्या है, बड़ा। जो बंद साइड में नुकीले साइड में रहेगा वो छोटा। यहाँ पर क्या देखो, नुकीला आर के तरफ है और खुला हुआ बी के तरफ है, मतलब बी हमेशा बड़ा होगा, बी हमेशा क्या होगा, किससे, आर से। सही है, तो केवल यही सही है, ठीक ना। अब बाकी जो भी है ये सब क्या है, तो इसमें क्या करा कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से भी बड़ा, बी से बड़ा होगा कभी भाजक जो अधिशेष फल कभी भाजक से बड़ा होता है, भाग दे रहे 4 से शेषफल 6 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसे गलत हो गया। जैसे देखना कि आर बड़ा दिखा रहा है कि गलत, यहाँ भी आर बड़ा दिखा रहा है गलत, यहाँ आर छोटा दिखा रहा है, लेकिन फिर क्या दिखा रहा है कि 0 आर जो है 0 से छोटा, निकला इधर है तो 0 से छोटा का मतलब आर का मान माइनस। कभी आपने देखा कि शेषफल माइनस में आते हैं, कभी देखा, बहुपद में आता है कभी कभी, लेकिन ऐसे नॉर्मल भाग में नहीं आता, ठीक है। तो आर का मान जो है 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीनों गलत है, सही कौन है, ये ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला। लेकिन ये 1 नंबर में ही देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ये नंबर में ही देगा ऐसा कोई गारंटी, कहीं भी रह सकता है। आपको उसमें समझ करके चुनना होगा कि सही ऑप्शन क्या है। पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन होता है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझ लो कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से छोटा। इसको पढ़ेंगे, आर बीच में है ने, इधर खुला हुआ है बड़ा हो गया और इधर बंद है तो छोटा हो गया। आर जो है बी से छोटा, 0 से बड़ा, बगल में जैसे लग गया तो बराबर। आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं। और एक ऑब्जेक्टिव आता है, क्या बताते हैं, अभी जो बता रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम में होने वाला चीज बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अभी अगर तुमने ध्यान से इस क्लास को पढ़ लिया तो हो सकता है कि तुमको पहला चैप्टर से जितना भी प्रश्न आएगा वो तुम बना सकोगे, ठीक है। और कितनी खूबसूरती से बनाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितने अच्छे से खूबसूरत तरीके से बनाओगे, मतलब तुम्हारा कॉपी देख करके जो मतलब कॉपी चेक करने वाले होते हैं, इसको एग्जामिनर कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जामिनर। तो उसको ये लगे कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, उसको लगे अरे बाप रे तो बच्चा हमसे भी ज्यादा अच्छा है। माना तुम्हारा कॉपी देख करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इतना सुंदर लिखना है, इतना सुंदर लिखना है। इतना सुंदर तुम डायरेक्ट जाके परीक्षा में नहीं लिख सकते हो। तो मन में बना लोगे कि परीक्षा में जाएंगे ना पूरा एकदम सजा सजा के लिखेंगे, वो संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। तुमको जैसा तुमको परीक्षा में लिखना है उसका अभ्यास यहाँ रोज करना होगा, डेली, हरदम। जिस समय भी तुम पढ़ते हो बनाते हो उस समय तुमको अभ्यास करना होगा, तब जाकर के तुम परीक्षा में भी बेहतर बना। मतलब उसको एक डेली लाइफ से जोड़ना है कि सुंदर लिखने की लिखावट को और सही लिखावट को डेली लाइफ से जोड़ना, तब जाकर के तुम परीक्षा में भी अच्छे से लिख पाओगे। ऐसे परीक्षा में कोई तुमको ऊपर से वरदान नहीं मिल जाएगा कि तुमको लिमिटेड टाइम है 3 घंटा और उसी में तुम सुंदर सुंदर लिख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि परीक्षा का डेट भी अनाउंस हो चुका है, 14 पहला एग्जाम कौन सा, मैथमेटिक्स का ही है ना। तो पहला एग्जाम यही है। तो पहला एग्जाम आपका अच्छा जाएगा तब बाकी एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैथमेटिक्स विषय ही ऐसा है जिसमें अगर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, नीचे गया, तो बाकी विषय को भी हुआ कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी करना है। मैथमेटिक्स को मजे से बनाओगे ना तो सबसे ज्यादा 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 आने वाली बात है। 100% आ सकता है मैथमेटिक्स में, आया है स्टूडेंट का, आया है, आता है। तुम लोग देखना जब रिजल्ट निकलेगा तो बहुत टॉपर सबका देखना, टॉपर्स जो लिस्ट आता है उसका देखना, मैथ में 100 आउट ऑफ 100। अपने कोचिंग के भी कई बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 आया है, 100 में 100 आया है। तो आप लोगों का भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया था उस तरह से आपको मेहनत करना होगा। और आज जो हम बता रहे हैं वो 100% परीक्षा में आने वाला ही बताएंगे,
आने मतलब इसी में से परीक्षा में आएगा, ऐसा प्रश्न पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक प्रश्न और क्या आता है कि क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए होता है? HCF, LCM, HCF और LCM दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना होगा कि HCF क्या निकाला जाता है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF का फुल फॉर्म जानते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसी को कहते हैं समापवर्तक। शॉर्ट में इसको कहते हैं मो से महत्तम, 100 से समापवर्तक। फिर इसी का एक और बड़ा भाई है जिसका नाम है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक नहीं बोलना उसमें, अपवर्तक नहीं है, वो अपवर्त्य है, ठीक है। तो उसकी चर्चा अभी नहीं होगी क्योंकि वो इस चैप्टर में अभी नहीं है, बाद में है, ठीक है। बाद में उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो मेन चीज हम बता रहे हैं इसको ध्यान में रखना है कि दो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर परीक्षा में पूछता है। एक ये वाला कि यूक्लिड विभाजन जो है दो संख्याओं के मौसों को निकालने की एक विधि है, और दूसरा कि ये r का जो मान है इसमें आपको कंफ्यूज करेगा कि r का मान वाला क्या है। r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन b से छोटा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर b प्लस r होता है, जहाँ r a जो है वह भाज्य है, a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r। बोले कोई दिक्कत नहीं सर? समझ में आ गया? जी सर। उतारना पड़ेगा क्या? नहीं सर। क्या उतारना है? नहीं सर। आगे बढ़े? जी सर। ठीक है। अब देखो इसी में हम क्या करते हैं, आपको इसमें आपको एक सवाल हम बना करके दिखाते हैं। अगर आप परीक्षा में आ गया प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का HCF ज्ञात करें, तो इतना और इतना जो बोल रहे हैं उस जगह पर दो नंबर्स रहेगा, दो संख्याएं होंगी। तो दो संख्याएं कुछ भी हो सकती है, दो संख्याएं कुछ भी हो सकती है। अभी जो हम देंगे तो जरूरी नहीं कि वही संख्या वहां भी आ जाएगा, लेकिन कोई भी संख्या रहेगा तो आपको उसी तरह बना देना है। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए शुरू करते हैं। और बनाना कैसे ये भी देखिए। क्वेश्चन रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से या ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 96 और 148 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 96 और 148 का HCF ज्ञात करें, ऐसा रहेगा क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन लीमा प्रमेयिका का प्रयोग करके जैसे रहेगा तो हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। ये क्वेश्चन में रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन नहीं उतारना, प्रश्न को उतारना नहीं। प्रश्न को उतारने में दो नुकसान क्या क्या बता सकते हो? समय बर्बाद होगा अलग, पेज भी आपको लिमिटेड मिलेगा। परीक्षा में जो कॉपी मिलेगा वो एकदम लिमिटेड निश्चित मिलेगा कि इतने में आपको करना है। तो उसमें अगर 2 या 3 लाइन अगर हमको क्वेश्चन उतारने में चला गया तो माइनस हो गया ना, घटा ना। अब बाद में अगर कॉपी घट गया तो आपको अलग से एडिशनल पेज नहीं मिलेगा। फिक्स नियम बन गया है, नहीं मिलता है पेज अलग से। पहले नियम अलग था, पहले मिल जाता था, अब नहीं मिलता। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब इस तरह से आपका चौथाई वहां पर लिखा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा। चौथाई में इस तरह से लकीर बना हुआ रहेगा, पेज में ही मतलब कॉपी में ही दोनों साइड लकीर रहता है दिया हुआ। लकीर दोनों लकीर के बीच में ही आपको लिखना है, ना इसके उस साइड जाना है ना इसके इस साइड जाना। हाँ, इस साइड में आप क्या करते हैं, जैसे पहला नंबर का बना रहे हैं तो वो लिख करके मतलब लिख करके ऐसे दे दीजिए और उसके बाद यहाँ से लिखिए हल। हल मतलब सॉल्यूशन, हल मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी कुछ लोग कुछ बच्चे SOLN इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बताओ इसमें 96 और 148 में बड़ा कौन है?
148 बड़ा है, 96 छोटा। तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा, जो बड़े नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, इस जगह लिख लेंगे यहाँ है, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद भाषा लिखेंगे इस जगह यूक्लिड। विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर बी से होता है। कितना तो लिख देना जरूरी है। इससे क्या पता चलेगा कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की अच्छी समझ है, आप अच्छे से समझ रहे हैं, किसी का कॉपी इधर उधर से देख करके नहीं किया, आपको समझ में आता है पूरा, ये लिख देना है। अब देखो ए किसको माने हैं, लिखेंगे ए का मान लिखेंगे 1488 बराबर बी को क्या माने हैं, बी के जगह पर क्या आ जाएगा 96 गुना क्यू है भागफल, क्यू क्या है तुम सोचो कि 148 में जब 96 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या एक बार में भाग देना होगा या 2 बार में, 2 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक बार में ही खिलाना है। अब प्लस हाँ, इसमें आपको इसको घटा देना है, 148 में कितना आ गया 52। अगर आप इस प्रक्रिया को मौखिक नहीं कर सकते हैं तो इसको रफ में कर लीजिएगा। कहाँ कर लीजिएगा, रफ में। जिसको दिक्कत होगा रफ में कर लेगा। रफ पेज रहता है अलग से, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर जो रहता है आपका, आंसर शीट जो रहता है, उसमें एक पेज रहता है रफ करने के लिए। रफ करेंगे आप पेंसिल से, रफ करेंगे पेन से नहीं करेंगे, पेंसिल रखेंगे साथ में, उससे करेंगे। क्यों, बाय चांस अगर पेज भर गया तो उसी को रबर से मिटा करके फिर कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड पेज रहता है दिया हुआ। तो रफ में फटाफट क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। एक बार में गया 96 हुआ, कितना बच गया, और यहाँ 2 नंबर 2 और यहाँ हो गया 5, 52 हो गया। तो फिर 52 से किस में भाग दिया, फिर किस में, अब ज्यादा नहीं करना है, कुछ काम आप मौखिक भी हो जाए। कितना बच गया, रुक जाओ, पहले शुरुआत कर देते हैं। ई वाला स्टेप हो चुका है ना। अब देखो ये 96 आ जाएगा यहाँ पर, 50 यहाँ आ जाएगा, एक बार में इसी से देखो, इसी से समझ में आ जाएगा। 52 ये जो बी का मान है वो यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये तब तक करते रहना जब तक कि आर के जगह पर, किसके जगह पर, आर के जगह पर जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये करते रहना। समझ में आ रहा ना। ये नहीं कि अब कब तक करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, जहाँ जैसे 0 वहाँ हुआ बस काम खत्म। तो अब फिर 44 यहाँ आ जाएगा, 44 फिर ये आगे 0 रे। इसके बाद फाइनली यहाँ लिखेंगे आर बी का होता है इसलिए इस तरह से बता दोगे तो बोलो कहीं गलती होने कोई चाहिए। ये सब जो करना है, अगर आपको जहां तक समझ में आ रहा है कि यहाँ से आगे हम कर लेंगे, जहां दिक्कत हो रहा है वहाँ रफ पेज का यूज करेंगे। इधर देखो, इसमें इम्प्लाई देने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रिया ये समीकरण को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हर बार अलग अलग चीज आ रहा है ना, ये समीकरण नहीं है। जब समीकरण होता है ना तब उसमें इम्प्लाई देते हैं। जैसे मान लो कि x + 5 = 9 है,
तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 उधर गया तो माइनस, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर इम्प्लाइज देना जरूरी है क्योंकि समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण को, समीकरण नहीं है ये, क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, इसी को केवल हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इम्प्लाइज नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, देना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह से बना देना, और ये जो भी b का मान होगा जिससे शेषफल r का मान 0 प्राप्त होगा वही उसका आंसर होगा। HCF लिखने का तरीका ये है, HCF जिसका भी निकाल रहे हैं, यहाँ 96 और 148 था, ये लिख करके बराबर 4 लिख देना, आंसर हो गया। या अगर भाषा लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि अतः 96 और 148 का HCF 4 है, ये भी आंसर हो, एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर दोगे, बोलो 2 नंबर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। क्या हो सकता है, इस जगह पर अंक बदलेगा, क्या बदलेगा? अंक बदलेगा तो बना पाओगे। जी सर। इस टाइप का हिसाब बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। और मेरा ये कहना है कि इस नियम को आप फॉलो कीजिए, जैसे हमने बताया इस तरह से यदि आप बनाओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से एक बार हिसाब बना लीजिए, फिर जो है कि दूसरा सवाल। अब चलते हैं अगला, इसी अध्याय से एक और सवाल लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? n होता है ना? और a प्लस बी का होल क्यूब का क्या सूत्र? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता जी सर। आपने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसमें अगर 3ab कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, ठीक है। लेकिन जब तोड़ना हो सवाल को, जब सवाल को तोड़ना हो तो कॉमन वाला अगर सूत्र लगाइएगा तो एक लाइन और आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा तोड़ने में। टूटा हुआ सूत्र ही लेते हैं, जो हल किया हुआ सूत्र है, तो इसको बनाने में फिर मजा आता है, ठीक है, तो बनाने में मजा आता है। ऑफ नहीं कर देते ऑन रही जैसे बस खत्म। चलिए अब जो है हम आराम आराम से बोलेंगे। बहुत उसी समय सोच रहे थे कि इतना जोर से हम काहे बोल रहे हैं। जोर से बोल बोल करके जो गला खराब हो जाता है। आवाज आ रहा है पीछे? ठीक। अब एक सवाल है जिसमें आपको कहा जाएगा दर्शाने के लिए, दर्शाइए या सिद्ध, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना, ठीक है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि किसी विषम पूर्णांक को 6q + 1
या 6q प्लस 3 या 6 के रूप का होता है, ऐसा दर्शाने के लिए। दर्शाना है या सिद्ध करना है? दर्शाना है या सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये सवाल आता है आपके बीटीपीसी में 1.1 में है या नहीं, तो इसी टाइप का सवाल रहता है जिसमें कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। किताब है, देखो दिखा देते हैं, सबने देखा भी होगा सर। 1.1 में देखिएगा 2 नंबर का हिसाब, उसके बाद 4 और 5, 2 4 5 तीनों हिसाब एक ही जैसे टाइप का है, बन जाएगा। 2 नंबर में है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। फिर चौथा में है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का वर्ग बोला पूछ रहा है। 5वां में पूछ रहा है उसी चीज को, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जनरली अगर इसको जांच करना हो तो 6b के स्थान पर 6 है। देखिए आपने क्या पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा। अब इसी में देखिए यहाँ पर q तो q है, r के जगह पर कहीं 1 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। अब b के जगह पर क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो अब सोचो इसके अनुसार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ क्या है, r क्या हो सकता है, r क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है b से छोटा, b से छोटा, 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। तो b का मान कितना, 6, r का मान 0 भी हो सकता है, 5 तक हो सकता है। अभी हम सवाल नहीं बता रहे हैं, सवाल बनेगा कैसे उसके तरीके को बता रहे हैं। अगर आपको समझा नहीं देंगे तो फिर परीक्षा में आप बनाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो हम फाइनली बता रहे हैं इसी तरह से हूबहू आपको परीक्षा में बना देना है, सेम टू सेम, ठीक है। तो क्या करना है इसको समझिए पहले। यहाँ पर क्या कहता है, विषम पूर्णांक, क्या कहता है, विषम पूर्णांक। 2 नंबर में कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक मतलब प्लस वाला, विषम मतलब जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं है। जैसे मान लिया जाए 19 सम है कि विषम है, इसमें किसी भी, अभी तो यहाँ पर हमको 6 से भाग देना, चलिए 6 से भाग देते हैं। तो 6 से भाग देते हैं, कितना हो गया, 6 क्या बचा, 1। तो एक जो बचा शेष फल, एक जो बचा, ये सम है कि विषम, विषम है, सम है कि विषम, अच्छा 6 के बदले में अगर हम 4 से ही भाग देते तो 4 चौके 16, तब शेषफल क्या आता, 3 सम है कि विषम, विषम है। चलो अब थोड़ा सा मौखिक भी कर लो, 2 से भाग दे करके देखो तो 2 9 18, कितना बचा, सम है कि विषम, क्या कहते हैं 8 से भाग दे करके देखो तो सम है कि विषम, 10 से भाग दे करके देखो तो शेषफल क्या रहा, 9 विषम है। तो यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिलता है कि जब भी कभी आप किसी विषम संख्या, आप अगर सम संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल जो ये बात आपको अच्छे से और हमेशा के लिए याद रखना है। इसको बदल नहीं सकता है कोई इसको बदल नहीं सकता। ये फिक्स हो गया कि अगर विषम संख्या में सम संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल तय है, गारंटी है कि उसका शेषफल विषम ही होगा। बोलिए आप लोग को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या में सम संख्या से भाग देने पर उसका शेषफल क्या है, 0 भी नहीं
नहीं आएगा? विषम में अगर आप सम से भाग दोगे तो 0 नहीं आएगा। 0 आ जाएगा ना तो सम बन जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो पूरा भाग लगेगा तब ना 0 रे। यहाँ 0 भी नहीं आएगा। क्या नहीं आ सकता है? इस विषम में सम से भाग देने पर शेषफल क्या नहीं आ सकता है? 0 नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। केवल विषम संख्या आएगा, जैसे 1 3 5 ये आ सकता है। यानी आपने क्या सीखा कि विषम में सम से भाग देने पर शेषफल हमेशा विषम संख्या होता है। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए अब इसको बनाना कैसे है। इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे कि नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, किस तरह से इसको बनाएंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है या दर्शाना है। यहाँ हल लिख देना, क्वेश्चन का नंबर लिख देना, जैसे 2 नंबर है तो 2 लिख देना, हल लिख देना। दर्शाना है, क्या दर्शाना है? क्वेश्चन में देख लेंगे क्या दर्शाना है, तो गड़बड़ नहीं कर देना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q, यहाँ से लिखते हैं 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ऐसा आपको दर्शाना है या सिद्ध करना है? दर्शाना है या सिद्ध करना है, ऐसा आपको दर्शाना है या सिद्ध करना है। ठीक है, देख लीजिए। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या? माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए अंकों को लेकर जांच करने पर क्या होगा कि आपको 7 से बड़ा लेना होगा, 7 से बड़ा विषम पूर्णांक जांच करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ए अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं तो ये सबके लिए हो जाता है। ए किसके लिए हो जाता है? सबके लिए। किन सभी के लिए? धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ए आ गया। क्या आ गया? ए। अब बताना हमको ए में किसी भी धनात्मक ए में अगर हम 6 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 6 से। ए हो गया भाज्य, ए क्या हो गया? भाज्य। बी क्या हो गया? भाजक। बी क्या हो गया? क्यू क्या है? और यहाँ से शेषफल है, यहाँ से शेषफल है 1, यहाँ से शेषफल है 5। लेकिन सोचना है आपको कि ए है भाज्य, ए क्या है? भाज्य। बी है भाजक, बी का मान है यहाँ पर 6, बी का मान क्या है? क्यू है भागफल, और शेषफल यहाँ पर जो दिया है उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले हम यहाँ सोच लेते हैं कि अब क्या क्या हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ b बराबर 6 है, b बराबर क्या है? 6 है, इसलिए r बराबर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है या उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। 6 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5। इतना संभव है, इतनी संभावनाएं हैं कि अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल इतना में से कोई भी संख्या हो सकता है। किसी को दिक्कत नहीं सर। लेकिन अब जब इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में डालते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R से यदि
आर का मान 0, आर का मान 0, तो ए का मान हो जाएगा बी, चूंकि 6 है तो 6 रहेगा, और क्यू के जगह पर क्यू है, आर के जगह पर क्या हो जाएगा 0, 6q + 0। समझ में आ रहा है? 6q + 0। फिर लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1। फिर लिखेंगे r बराबर 2 तो a बराबर 6q + 2, r बराबर 3, कहाँ तक जाएंगे 5 तक, तो a बराबर 6q + 3, r बराबर 4 तो r बराबर 4 तो a बराबर 6q + 4। इसी तरह कहाँ तक जाएंगे r बराबर 5 तो a बराबर 6q + 5। और क्या r का मान कहाँ तक है 5 तक ही है, तो 5 तक ही हम ले सकते हैं। ध्यान से समझो, इसमें हम 3 सवाल को कवर करने वाले हैं, क्योंकि यह रिवीजन क्लास है ना। इसमें आपको एक एक करके सब सवाल नहीं बताएंगे, सब सवाल बताएंगे तो फिर 6 महीना लग जाएगा। आपके पास कितना समय है 2 महीना मैक्सिमम, सही है। तो 4-6 महीना का काम अब 1 महीना में करना है, 4-6 महीना का काम 1 महीना में करना है। तो अब कहोगे कि सर इसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर बताते जाइए, तो तब तो फिर हमको बताने में नहीं, फिर नुकसान आप ही लोग का हो जाएगा। रिवीजन का मतलब होता है जो पढ़े हैं उसी को दोहरा रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं। तो एक सवाल के जैसा अगर दूसरा भी आया या उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा तो अपने से करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो तुरंत देखो यहाँ पर 2 नंबर का बता रहे हैं, 4 और 5 भी इसी में कवर करवा देंगे। देखो तो कैसे, तो b का मान कितना है रे, तो r का मान क्या हो सकता है, इतना हो सकता है। अब हमको बताओ कि अगर b का मान 4 रहता, b का मान 4 रहता, तो r का मान तुम क्या सब ले सकते तक ना। अगर b का मान 3 रहता, 1 2, अगर b का मान 9 रहता, कोई दिक्कत किसी को, इतना समझ में आ रहा है ना। b का मान 6 था इसलिए मैंने 0 से 5 तक लिया। अगर b का मान यहाँ पर 9 रहता तो हम 8, फिर इस प्रक्रिया को 8 तक दोहराते। क्या किसी को दिक्कत? यही इतने परिवर्तन आपको करना है। यदि पूछेगा कहेगा वर्ग कहेगा तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, a + b का होल स्क्वायर करते हुए फिर इसको हल कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? कहेगा घन, क्या कहेगा घन, इसी पर क्यूब चढ़ा देंगे, उधर भी क्यूब, a + b का होल क्यूब, देखो यहाँ लिख कर रखे हैं। देखो स्क्वायर कहेगा तो a + b के होल स्क्वायर पर जाएगा, और क्यूब कहेगा तो a + b के होल क्यूब के सूत्र पर बैठा सकते हैं। यहाँ प्लस है ना रे, प्लस है तो प्लस वाले सूत्र पर इसको बैठा सकते हो। स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाला भी इसी तरह से इसको खाली आगे बढ़ाना है, यहाँ तक लिख करके स्क्वायर कर देना, फिर इसका भी यहाँ तक लिख करके स्क्वायर कर देना है। 1-2 लाइन बढ़ेगा बीच बीच में। इसमें सबसे लंबा होता है 5 नंबर का, वो 8 तक करना पड़ता है। तो 8 तक नहीं करना, 2-3 तक बैठा करके फिर लिखना इसी प्रकार। क्या लिखना? इतना करते जाओगे तो बहुत 2-3 पेज हो जाएगा, वैसे नहीं करना, ठीक है। तो ये कर लिया। अब तुम देखो, अभी जो मैंने इससे पहले बताया कुछ ध्यान में है? क्या बताया यहाँ पर जो मिटाए, क्या बताया बोलो तो? इस जगह जो बताया शेषफल हमेशा, इसलिए पहले मैंने बता दिया कि सम संख्या में सम संख्या से भाग देने पर। अब तुम देखो 6 सम है कि विषम? सम से भाग दे रहे हैं, सम से भाग दे रहे हैं। ए क्या है? ए विषम। ए क्या उल्टा हुआ यहाँ पर? माना कि ए क्या है? विषम। यानी जो मैंने बताया आपको पहले कि विषम पूर्णांक में सम पूर्णांक से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या है? तो आर है शेषफल। आर क्या है? शेषफल। तो
भाग तो हम सब में दिए हैं, लेकिन शेषफल विषम कहाँ आया? देखो घेर देते हैं, आप समझाने के लिए घेर देते हैं, आप लोग को नहीं घेरना है। 1 आ गया, 3 वाला आ गया और 5 आ गया। ये तीनों आया। क्या विषम पूर्णांक में सम पूर्णांक से भाग देने पर शेषफल 0 आ सकता है? अभी तो बताया मैंने, 0 आ सकता है? नहीं आएगा। क्या 2 आ सकता है? 4 आ सकता है? नहीं आ सकता है। यहाँ पर आप इसको क्लियर करने के लिए लिख भी सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, जानते हैं नहीं हो जानते हो तो यो लिखना जानते हो या नहीं जानते हो लिखना है। हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक में, किसमें? विषम पूर्णांक में सम पूर्णांक से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या आता है? अरे छोटा लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देगा, फिर भी सुन तो रहे हो ना। सुन करके याद रखना। हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक में सम पूर्णांक से भाग देने पर शेषफल हमेशा होता है। हाँ, अतः कोई भी विषम पूर्णांक, अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 0, 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का नहीं होगा। के रूप का नहीं होगा मतलब किस रूप का होगा? +1 या 6q होगा या होता है? होता ही है, लिख दो, होता है। इस तरह से कर दोगे, बढ़िया सजा के लिख दोगे, कहीं कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई मतलब कमी नहीं रहेगा हिसाब बनाने में। हाँ, तो बोलो, क्या शिक्षक को आपसे दुश्मनी है? नहीं। जो टीचर आपका कॉपी चेक करते हैं उसको आपसे कोई दुश्मनी है? क्यों नंबर काटेंगे? आप गलती करते हो तब नंबर कटता है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो नंबर नहीं कटेगा। और मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि आपको कॉपी को इतना सजा करके लिखना है कि अगर सर जी का मूड खराब भी हो पहले से, आपका कॉपी देख करके वो मुस्कुराने लगे, वाह क्या कॉपी सजाती। बताए थे ना कि परीक्षा के दृष्टिकोण से फैक्टर ट्री भी जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। जैसे कोई संख्या लेता है, जैसे मान लो 16,380 का हमको फैक्टर ट्री बनाना है। क्या बनाना है? तो अभाज्य गुणनखंड कभी किए हैं? इसी तरह करना है और इसको बॉक्स इस तरह से बना लेना है। बॉक्स बना करके और इस तरह से लिखना है। इधर वाला थोड़ा छोटा रखिएगा और इस साइड वाला थोड़ा बड़ा रखिएगा। इस तरह से, क्योंकि इधर आप जब तक 0 या सम संख्या है तब तक आप 2 से भाग देते जाइए। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो आधा कर दीजिए। 8,120 कोई दिक्कत? 16,380 का आधा 8,190। फिर यहाँ से चलिए 2 से कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80 है, फिर हो जाएगा 9। अब तो यहाँ पर विषम आ गया रे, क्या आ गया? अब 2 इसमें 2 से चलेगा, 3 से ट्राई करो। 3 से 9 5 14 14 9 5 14 14 18 3 से 18 कट रहा है। 3 से ये भी कट जाएगा। अब 3 से कटाओ इसको। 39 सीधा 39 1 पर 9 6 4 कटा रहा है। 3 5 15। देखो भाग देने में गलती मत करना, है तो गलत हो जाएगा। 3 से 3 से 3 4 के 12 फिर कितना से
4 14 अब 3 से नहीं कटेगा, किससे? तो बढ़ते क्रम में चलना है, ये नहीं ऐसा मूर्खता वाला काम करना कि पहले 13 खिला दे छिए, छोटा होते तब छोटा छोटा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पेड़ वृक्ष का मतलब एक सजा हुआ, एक सिस्टमेटिक वृक्ष। कोई ऐसा पेड़ तुमने नहीं देखा होगा जड़ में इतना पतला है और ऊपर जाकर के ऐसे मोटा हो गया, खूब ऐसे नहीं होता। पहले जड़ मजबूत, जड़ में पूरा एकदम मोटा, और उसके बाद ऐसे 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 एक सिस्टमेटिक हुआ वो ढंग से। वैसे तो यहाँ कहोगे तो यही बड़ा है ना, इसको उल्टा दो, ये नीचे कर दो, ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जड़। नहीं रे, इसी को तोड़ते गए अलग अलग शाखाओं में बढ़ते गया, तो देखने में लगता है वृक्ष जैसा। और ये फैक्टराइजेशन है, इसीलिए इसको कहा जाता है फैक्टर। बताना है, समझे हो ना? रिवीजन क्लास है, इसीलिए बताना नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिए। रिवीजन क्लास था कि अगर ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो छोड़ना मत। चलो देखो, एक चीज और बताते हैं, ध्यान दो। दो संख्याओं के लॉसों और मौसों पर आधारित प्रश्न, दो संख्याओं के लॉसों और मौसों पर आधारित प्रश्न। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 100 दोनों का 100 गुना। और अगर सांकेतिक भाषा में लिखे तो ज्यादा मजेदार होता है। पहली संख्या को धीरे बोलो तुम लोग, ज्यादा शोर मचाओगे तो फिर एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो फिर ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे, है ना? इसलिए आराम से बोलना है, धीमे बोलना है। हाँ, जब कुछ पूछा जाए तो इसी को लिख सकते। पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b, a गुना b बराबर एलसीएम ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी। किसी को दिक्कत? अब इससे देखो सूत्र कैसे निकलेगा। पहला सूत्र, ए पहली संख्या है, ए क्या है? पहली संख्या। तो बोलो ए बराबर क्या होगा? पहली संख्या निकालना, दूसरी संख्या इधर जाएगा ना। अब बोलो दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या जाएगा इधर? निकाले तो पी गया ना बटे, बी निकालेंगे तो क्या जाएगा? कर पाओगे? सब रटने का नहीं ना है, समझने का है। अगर बी यहाँ रहा तो ए यहाँ, कोई दिक्कत? तो उसी में हो गया। अब 3 हम इधर कर लेते हैं। अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसका? ए बी, तो इधर इस साइड में क्या है? इस टाइप का सूत्र से सवाल ज्यादा पूछता है। मैंने शुरू में ही कहा है कि ऐसे मतलब प्रश्नों को हम छेड़ेंगे जो कि अक्सर बिहार बोर्ड छेड़ती है ना? हाँ, वैसे प्रश्नों को बिहार बोर्ड छेड़ती है, तो वो ऐसे प्रश्नों को हम छेड़ेंगे ताकि आपके दिमाग में ये छिड़ता रहे ना। देखो एचसीएफ निकाला जाएगा ए बी का, कर पाओगे? यहाँ ए क्या है? बी क्या है? और बगल में एबी लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ एबी मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का उतारना है क्या? तो दिमाग में एक बार खाली रिपीट करवा दिए। रिवीजन का मतलब ही होता है री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना, एक आंख से भी देखना, ध्यान से भी देखना। रिवीजन का मतलब ये हुआ। पढ़ चुका है, सब चीज पढ़ लिया ना, बढ़िया से पढ़ना। कहाँ गया सत्तन बाबू? हाँ सत्तन, तोरा पर हमारा विशेष ध्यान रहे। तो देखिए गड़बड़ नहीं करिए, मेहनत करे पर तो अब
ठीक है, मेहनत करना चाहिए। ऐसा चीज तरह सबसे पढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन फिर भी रिपीट करी रहना चाहिए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए जो बाद में ज्वाइन किए हैं, जो बाद में जुड़े हैं, सब छूट गया है, उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। और जितना बता रहे हैं उतना भी कर लेगा ना, तो आराम से मैथमेटिक्स में खूब अच्छा मार्क्स वो ले आएगा। लेकिन हाँ, जैसे लिखते हैं हम, वैसे आपको परीक्षा में लिखना, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे लिखना। मिटा दें इसको, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। सवाल कैसे पूछता है इसमें देख लेते हैं। वो भी सवाल जो पूछता है लिखा हुआ रहेगा क्या? देखो सवाल इसमें पूछा 4 नंबर लिखा हुआ है कि HCF 306 और 657 का बराबर दिया है। एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? तो क्वेश्चन में ये दिया है क्वेश्चन में। अब दिया है तो बताओ यहाँ ए का मान क्या हो गया? हल्ला मत करो, शांति से समझो। दिमाग से हिसाब को बनाना है। कॉपी कलम से तो बहुत बार बनाया, दिमाग से बनाना है। ए का मान कितना? बी का मान 657। यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए बराबर 306, बी बराबर 657। तो एचसीएफ का मान कितना दिया होगा? सूत्र यहाँ लगा देंगे तुरंत। बराबर दिखा देना है, उसके बाद लिखना है यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम देयरफॉर एलसीएम ऑफ ए बी। ए का मान कितना? 306, बी का मान कितना? 657 बराबर यहाँ देंगे। ठीक है, ए गुना बी। ए का मान कितना? 306 एचसीएफ ऑफ ए बी। तो सुनो, चूंकि ये HCF है दोनों का ना, तो गारंटी इस बात का है कि 9 से 306 भी कटेगा। 9 से HCF से दी गई दोनों संख्याएं पूरा विभाजित होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम ही है हाईएस्ट। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि 306 भी कटेगा और 657। आपका मर्जी, आपका मन, जिसको कटाना है। 73 हो गया रे। फिर 306 को 73 से बढ़ेगा। तो अगर इतना ही करने के लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो क्या बहुत दिक्कत की बात है? दिक्कत है। इतना तो नहीं करोगे फिर नंबर कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में तो वैसे ही 1 नंबर मिल रहा है। 4 ऑप्शन है, एक सही वो उत्तर चुनने के लिए 1 नंबर मिल रहा है। तो 2 नंबर प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना ही होगा ना। जितना मेहनत कर दोगे तो 2 नंबर मिलेगा। क्या उतारना है? आगे बढ़े? ठीक है, इस टाइप का जो भी सवाल हो, एक जांच करने वाला सवाल आता है। जैसे जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो वहां पर 6 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n है, तो उसका हम n का मान जो है ना क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर अगर मान लो 1 बैठाएंगे 6 टू द पावर 1, इसका आंसर 6 पे पावर 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। पूछ रहा है क्या 0 पर समाप्त होगा? उपयुक्त जांच से स्पष्ट हो रहा है कि 6 टू द पावर n किसी संख्या n के लिए
अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अंक 6 पर समाप्त हो सकती है। अगर यहीं पर बदल दे क्वेश्चन को, 0 को हटा करके 6 लिख दे, 0 को हटा करके 6, तब वो हो जाएगा सही है। मतलब कि 6 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जांच करने वाला इसमें जो ज्यादा खास कुछ बात है नहीं, उसको तुम लोग कर लेना। अब थोड़ा सा बता दोगे हमको कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बोलो। जिस संख्या के 2 से अधिक उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के केवल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 13 है, 13, तो ये केवल और किसी संख्या से कटने का कोई चांस नहीं है। 13 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? संख्या है। अगर हम यहाँ पर 15 लेते हैं, 1, 3, 5, 15 से कटेगा। इसके कितने अपवर्तक? 2 से अधिक अपवर्तक, इसलिए क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये क्या है? ऐसे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 ही अपवर्तक हो, उसे अभाज्य। ऐसी सभी संख्याएं जिसका 2 से अधिक पढ़ाया जा चुका है। वास्तविक संख्या की परिभाषा याद है कि आपको याद है? जिस संख्या अधिपरिमेय संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। ठीक है, ये जांच करने वाला आप लोग करिए। चलिए, और क्या है इसमें देख लेते। हाँ, एक सवाल है, वेक्टर ट्री भी बता ही दिए, बता दिए, एलसीएम एलसीएम वाला बता दिए। 3 संख्या का एलसीएम एलसीएम रहेगा, निकाल लोगे? जैसे मान लो 8 है, 12 है और 18 है, इसका एलसीएम निकालना। भाग गुणनखंड विधि से 2 से अधिक संख्याओं का निकल जाता है। भाग विधि से अगर एलसीएम निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एचसीएफ भाग विधि से निकालना हो तो बारी बारी से निकालना पड़ता है। पहले 2 का निकाल लो, फिर जो आया उसको तीसरे के साथ में लगा दो, तब होता है वो भाग विधि। ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो हो जाएगा। तो करना क्या है, 3 संख्याएं अगर दी गई हो तो दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे? 8 को तोड़ लेंगे, 2 का घटे 12 को तोड़ लेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3, और 18 को तोड़ लेंगे, 2 का स्क्वायर और 3 ठीक। वेरी गुड। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब इसमें एलसीएम निकालना, क्या निकालना? एलसीएम। तो 8, 12, 18 का एलसीएम निकालना, क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालने का तरीका देखो, कॉमन क्या आ रहा है तीनों में? 2 का सबसे अधिकतम पावर ले लो, 2 का पावर 3 ले लो गुना, और इसमें 3 भी मिल रहा है ना, 3 का अधिकतम पावर क्या है? तो 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 72 एलसीएम क्या हो गया? लगे हाथों इसी जगह अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ किसका? 8, 12 और 18 का, तो इसमें कॉमन में जो सबसे छोटा पावर होता है वो लेना पड़ता है। सबसे छोटा पावर कौन सा है? गुना। और तीनों में तो मिलेगा नहीं, तीनों में 1 आ सकता है, सब में 1 सब में रहता है, तो 1 लेने से कोई फायदा नहीं है, तो 2 ही इसका आंसर हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? 2 से 8 भी कटेगा, 2 से 12 भी कटेगा, 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सके। आप देख लीजिए, ऐसी कोई संख्या है, जैसे 4 अगर लेंगे तो 4 से ये कटेगा, लेकिन 4 से ये पूरा नहीं कटेगा।
अगर हम मान लो कि 6 लेते हैं तो 6 से 12 कटेगा, 18 कटेगा, लेकिन 8 भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 3 कटेगा। तो HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, वह सबसे छोटा से छोटा भाज्य जिसमें दी गई संख्याओं से भाग दिया जाए। जैसे 72 निकला, तो 72 में अगर हम 8 से 12 से 18 से भाग देंगे तो इकट्ठे चला जाएगा। 8 से भाग दो ना 72 में, 12 से भाग दो 6 और 72 से छोटी, 72 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि जिसमें कि 8, 12 और 18 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो सके, ऐसी कोई संख्या 72 से छोटी नहीं है। 72 से बड़ी है लेकिन 72 से छोटी नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब हो गया भाजक, फैक्टर का मतलब भाजक, मल्टीपल का मतलब हो गया भाज्य। भाज्य में भाजक से भाग देते हैं और भाजक से भाज्य में भाग देते हैं। ये भाजक है, ये भाज्य है। क्या समझ में आया? भाज्य को बीच में लिखते हैं, भाज्य को कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। और भाजक को कहाँ लिखते हैं? साइड में। और जो आंसर आता है भाग शेषफल 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20 से छोटा होगा। तो किसी यहाँ पर इस जगह होता है एलसीएम, इस जगह क्या होता है? एलसीएम। और ये यहाँ होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। माने एचसीएफ से दी गई संख्याओं में भाग देते हैं और एलसीएम में दी गई संख्याओं से भाग देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर क्या करना, 72 निकाल दे, तो 72 में तुम 8 से भाग दो या 12 से भाग दो या 18 से भाग दो, ये पूरा कट जाएगा। अब 72 से नीचे कोई भी संख्या खोजोगे कि 72 के नीचे कोई ऐसी संख्या हम खोज लेते हैं जिसमें कि 8, 12, 18 तीनों से पूरा भाग लगे, नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, नहीं मिलेगा। ठीक है? और सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 2। सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 8 भी पूरा कटेगा, 12 भी पूरा कटेगा, 18 भी पूरा। इससे बड़ी कोई संख्या तुम खोज नहीं पाओगे जिससे कि तीनों कटे। तीनों में से 2 कट सकता है लेकिन तीनों नहीं कटेगा। इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आया समझ में? ठीक है, तो इसका रिवीजन हो गया, 2 चैप्टर खत्म। अच्छा, एक सवाल है जो कि परीक्षा में आने लायक है, तो इसको मैं अभी मौखिक ही बता देता हूँ, उसमें करना क्या है वो भी बता देता हूँ। नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोनों का एलसीएम निकाल लेना, दिमाग से पढ़ना, कॉपी कलम का प्रयोग नहीं, खाली दिमाग से। आपने घर में बनाया ना सवाल, हम जब बता रहे हैं तो कल वाला जो आपने मेहनत किया वो ध्यान में आ रहा है ना? ठीक है, इसी को रिवीजन कहते हैं। आपने भी बनाया, हमने भी बताया, फिर आप बनाएंगे, तो बार जब बनाएंगे तो भूलेंगे क्या? ये आपको याद रखना है। तो चलिए, हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला। चलिए, ध्यान यहाँ रहे सबका। अरे अल्लाह मत करो, बाहर कर देंगे क्लास से। अल्लाह करोगे तो बाहर कर देंगे। तो सिद्ध करें कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन आपको उतारना नहीं है, मैंने पहले भी कहा परीक्षा में आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है, ठीक है। और सिद्ध करने वाला सवाल जब आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। हल मान लेंगे, माना कि परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय। उल्टा मान लेना है, बताए थे ना हम, याद दिला रहे फिर से पढ़ाया वो चीज याद दिला रहे केवल। उल्टा मान लेना है तो अपरिमेय और अपरिमेय ही रहेगा, लेकिन मान क्या लेना है? यदि आप दिन को रात मान लेंगे तो किसी भी हालत में आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे कि रात है। अभी दिन है ना, तो दिन को अभी अगर माना कि अभी रात है, लेकिन रात मान लेने से क्या रात हो जाएगा? दिन तो दिन है, रात तो रात है। तो जो है उसका उल्टा मान लेना है। तो अपरिमेय है क्या? अपरिमेय। मान क्या लेंगे? परिमेय। परिमेय के अनुसार इसको हम लिखेंगे इसलिए √5 बराबर, क्योंकि इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब हमने इसको परिमेय मान लिया है तो P/Q के रूप में तत्काल तो लिख ही सकते हैं ना, अभी लिख सकते हैं, ठीक है। तत्काल अभी लिख सकते हैं, जहाँ बगल में लिख देते हैं, जहाँ नहीं हो सकता, Q का मान 0 नहीं हो सकता। हाँ, एवं संख्याएं हैं, इसका मतलब होता है क्या कि P और Q का HCF 1 हो। अच्छा, ये भी साथ में ये भी आ गया, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सी सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य, तो आपको पता होना चाहिए कि सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बताओ तो किसे कहते हैं? जिस संख्या का HCF 1 हो, जिन दो संख्याओं का HCF कितना हो? 1, उसे कहेंगे सह-अभाज्य संख्या। वो भाज्य भी हो सकता है, पर अभी हम बता रहे, देखो जैसे मान लो कि क्या कहते हैं 12 है और 25 है। 12 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य है, लेकिन इसका जब HCF निकालोगे तो ये इसका HCF क्या निकलेगा पता है? HCF निकालोगे तब 1 के अतिरिक्त या किसी से कटता ही नहीं है। दोनों जो है 12 और 25 दोनों 1 के अलावे और किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया रे? 1। इसका HCF क्या हो गया? 1। इसको हम कहेंगे सह-अभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का HCF कितना हो? 1, उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वे दोनों संख्याएं 1 के अलावे और किसी से नहीं कटेंगी। वे दोनों संख्याएं 1 के अलावे और किसी से नहीं कटेंगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या मान लिया? देखो जरा सा पढ़ लो। संख्याएं हैं, इसका मतलब हुआ कि P और Q का HCF 1 है। P और Q का मतलब लिख सकते हैं, अर्थात HCF इसका कोई दिक्कत है? ये लिख लेंगे। इसी से क्लियरिफिकेशन होगा बाद में। क्लियर जो होगा इसी सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि ये जो है परिमेय नहीं अपरिमेय है। तो अपरिमेय को परिमेय तत्काल हम लोगों ने मान लिया है। अब क्या करते हैं यहाँ पर? अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। √5 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। बताइए हमको √5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना? P²
स्क्वायर बटा इसके नीचे नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे तत्काल, ठीक है, अभी मान लेंगे, उसके बाद फिर इससे काम आएगा, ठीक ना। तो 5q स्क्वायर बराबर क्या निकला p स्क्वायर। अब ये गुना में है, इसमें है उधर जाएगा तो बट्टे में बदलेगा, यानी भाग में बदलेगा। गुना वाला दूसरी तरफ जाता है, किस में बदलता है, भाग में बदल जाता है ना। गुना वाला दूसरी तरफ जाता है तो भाग में बदल जाता है। तो भाग में जाएगा तो विभाजित करेगा। आपको मैं किताब में दिखा देता हूँ, यदि आप किसी को समझने में दिक्कत है मैं दिखा देता हूँ। किताब में लिख रहा है यहाँ पर, BTBC का किताब निकालिएगा आप लोग, और पेज नंबर 14 प्रमेय संख्या 1.3। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये नियम है। नियम क्या है कि अगर 5, ध्यान दो यहाँ पर, 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, गुना में है तो बटे में जाएगा ना, तो 5 किसको विभाजित कर रहा है, 5 p को भी विभाजित करेगा। ऐसा नियम है प्रमेय 1.3 में। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट है। 5 अगर p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 2 लाइन हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 विभाजित करेगा। कितना कर लेना है, इतना समझ लीजिए कि आधा हिसाब बन गया, आधा हिसाब बन गया। जितना यहाँ तक हुआ इतना और करना है आपको। यहाँ बगल में हम कर देते हैं, देखो इसके आगे करना क्या है, p के बराबर में पुनः, एक बार आप मान चुके हैं सवाल में, तीसरे दोबारा लिखेंगे, पुनः माना कि p बराबर 5m या 5 लगाना है उसमें। क्यों लगाना है, क्योंकि सवाल में 5 है। अगर सवाल में 2 रहता तो हम 2 लगाते, सवाल में 3 रहता तो हम 3 लगाते, सवाल में 7 रहता तो हम वहाँ 7 लगाते। और साथ ही साथ p और q को छोड़कर, p और q के अतिरिक्त कोई एक ऐसा अचर संख्या ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर k ले लिया। आप चाहे तो m या n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, इस तरह बनाओगे लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। 5 नंबर में पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है ना 2 नंबर में 2 अंक वाला में पूछ देता है। बनाना तो इसी तरह होगा, आपको 2 अंक में पूछ दिया, बनाना तो इसी तरह होगा। शॉर्ट करिएगा, क्या पता क्या पता आपका नंबर थोड़ा सा काट ले, ये भी दिक्कत की बात है ना। तो समीकरण 1 क्या है, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p का मान हम क्या बैठा, ठीक है। तो 5 इधर रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, k स्क्वायर 5 से 25 हो जाएगा, क्या बनेगा, इसलिए इसको पहले लिख लेंगे, इसलिए 5, ठीक है। अब देखिए आप, जिस स्थिति में समीकरण 1 है उसी स्थिति में समीकरण 2 भी आ गया, नहीं आ गया। 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, अब 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। स्थिति जैसा लगता है, दोनों का सेम है। अंक मतलब 5 मिल रहा है लेकिन बाकी चीज नहीं मिल रहा है, लेकिन वो स्थिति सेम हो गया। जिस तरह से इसको देखकर 2 लाइन हम लिखे हैं, उसी तरह से इसको देखकर भी 2 लाइन लिख सकते हैं ना। क्या लिखे हैं, इसको जरा सा रिपीट कर लीजिए। 5 अब बताओ यहाँ पर क्या लिखे, विभाजित करता
क्यू को विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब आप देखिए दोनों पक्षों को देख लीजिए, मतलब उधर जो लिखे हैं इधर भी लिखे हैं, उसको देख लीजिए कि P जो है वह विभाजित हो रहा है। P विभाजित हो रहा है किससे? क्यू विभाजित हो रहा है किससे? एक ही संख्या से दोनों विभाजित हो रहा है, और वह संख्या क्या है? 5। जब किसी संख्या का HCF 1 हो तो वह 1 के अतिरिक्त और किसी संख्या से दोनों जो है विभाजित नहीं होता। वे दोनों संख्याएं 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर P किससे विभाजित हो रहा है? क्यों भी किससे? इसका जो यहाँ कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? 5। जबकि माने क्या है? माने है 1, निकल रहा है 5। विरोध हुआ कि समर्थन हुआ? जो आपने माना था उसका क्या हुआ? विरोध होने का कारण क्या है पता है? विरोध होने का क्या कारण? विरोध होने का कारण है कि आपने अपरिमेय को परिमेय, दिन को अगर रात मानोगे तो विरोध करने वाला करेगा कि नहीं? तो तुम क्या कहोगे कि दिन को रात मानोगे तो रात में तो तारे दिखाई पड़ते हैं, दिन में कहाँ तारा दिखेगा? रात में सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन अभी तो सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो जो माने उसका क्या हो रहा है? विरोध। क्या हो रहा है? विरोध। तो माने हैं हम HCF 1, निकल रहा है कितना? 5। तो उपर्युक्त मतलब मान्यताओं का क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि भाषा में थोड़ा सा वहाँ पर लिखना पड़ता है। नहीं, उपर्युक्त जांच से स्पष्ट होता है कि P और Q का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी मान्यताओं का विरोधाभास अर्थात √5 लिख देना है। क्या समझ में आया? अरे मुंह बंद करें दे, हल्ला कर तो पागल देखो, बिना लंबी विभाजन करके तो हम बता ही सकते हैं। जैसे कि अगर कह दिया आपको, पहले कह दिया कि विभाजन नहीं करना है, भाग नहीं देना, भाग नहीं देना। तो जैसे अगर भाग देने के लिए नहीं, मतलब वो नहीं लिखता तो हम भाग दे देते फटाक से। जैसे मान लो कि 17/8 है, 17/8 17 में 8 से 0 देंगे, दशमलव आएगा, आगे तक 8 2 जब पूरा कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चलता रहे ऐसा महसूस हो जाए कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है, तब क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर मना किया गया है बिना लंबी विभाजन हो गया रे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 21/2125 सवाल में अंक बदला हुआ रह सकता है। ये जो हम लिखे हैं अपने मन से लिख दिए, जो मन में आया लिख दिए। ठीक है, अगर हो सकता है इसके जगह पर कोई दूसरा अंक बदल के दे दिया जाए, दशमलव प्रसाद शांत है या तो ऐसे में करना क्या है, देखो बताते हैं। तो आप करिएगा क्या, देखिए हल करने के लिए बता रहा हूँ कि 3125 है, कितना है? 3125 बटे में नीचे क्या है? 2125। इसको हम लिखते हैं P/Q। क्या लिखते हैं? तो Q का, इसका वो भाज्य गुणनखंड करने पर, अब कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ चाहोगे नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा थोड़े होता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। Q का मान कितना? 2125 को तोड़ो,
देखो 2 से कटेगा बोलो ना, 5 है तो नहीं कटेगा, 3 से भी निकलेगा, 5 आ गया केवल। का जो मान आया वो आया 5 पर पावर 5। क्या आया? 5 पर पावर। क्या इसमें इनटू में हम 2 का पावर 0 डाल सकते हैं? क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी संख्या पर 0 हो तो उसका मान तो अगर हम 1 से गुना कर दें तो यही रह जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना कर दो तो वो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इसको हम 1 से गुना करेंगे तो जितना था उतना ही। अब 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, x का पावर 0, y का पावर 0, 2 का पावर 0, 5 का पावर, कोई भी पावर 0 देना है, यहाँ पर दे देंगे 2 का पावर 0। यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो q है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 0 के रूप का आया। और जब भी इस रूप का आएगा तो पता है क्या होता है? क्या होता है? और 2 और 5 को पहचान लो, 2 और 5 को पहचान लो। 2 और 5 के अलावे अगर कुछ भी कोई भी अंक आया, जैसे 3 आया, 7 आ गया, 11 या 13 या 17, ऐसा कुछ भी आया तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड q का मान 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर अलग अलग रूप का है ना, ये 5 है, यहाँ अलग अलग मान लो के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर इस रूप का नहीं आया तो सिर्फ यही लिख देना है कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? जैसे मान लो कि हम भाग दे रहे हैं किसमें, 5 में 6 से, 5 में 5/6 को दशमलव में बदलना है तो 5 को बीच में रखेंगे और 6 को साइड से, तो नीचे वाले से हमेशा भाग दिया जाता है। तो आप बताओ हमको 5 में 6 से भाग लगेगा? यहाँ 0, ठीक है। अब तो ये 6 से बड़ा हो गया, अब इसमें आप भाग दे सकते हैं। क्या कितना आ गया? 18। जिसको मारने की कोशिश कर रहे हैं वही फिर आ जा रहा है। कभी खत्म होगा? इसको तो खत्म करने के लिए काली मौ चाहिए, काली मौ चाहिए ना इसको खत्म करने के लिए। जो है कि काट करके और रक्त राक्षस था, एक बूंद रक्त उसका नीचे गिरता था, गिर रहा तो कभी खत्म होने वाला नहीं था। तब काली माँ ने अवतार लेकर के उसको खत्म किया। ठीक है, तो ये हमारे सनातन धर्म में उसके विषय में कहानी है, उसके वजह से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर गणित में क्या हो रहा है? देखो गणित में क्या हो रहा है, 2 पर 0 होता है, 20 हो रहा है, 2 पर 0 20 हो रहा है, फिर 18 चौथिया, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर चौथिया 18, फिर 2, कभी खत्म होगा? जब आपको यह महसूस हो जाए कि कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो आप इसको घोषित कर दीजिएगा। क्या? अशांत आवर्ती। तो दशमलव के पहले कोई अंक नहीं रहे तो 0 दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि देना ही है, दे सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। हम अगर 0.5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 0.67 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 0 इसलिए लिखते हैं, पॉइंट बड़ा छोटा सा होता है ना, तो पॉइंट को थोड़ा दर्शाने के लिए हाँ देखो इसके बीच में कुछ है, छोटा सा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्या है, पॉइंट
क्या है? जीरो देना अनिवार्य नहीं है, दे सकते हैं। ठीक। अब आवर्ती का मतलब समझिए, आवर्ती का मतलब तीन ही आते जा रहा है। तो जब कोई अंक बार बार आते चला जाए, जब कोई अंक बार बार आते चला जाए तो उस पर हम आवर्त चढ़ा देते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ 8 बार बार नहीं आया, 3 बार आया, 3 पर आवर्त चढ़ा देंगे। अब तुमको यहीं पर एक चीज और बता देते हैं। अब बताओ हमको ये परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय को संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय का दशमलव प्रसार शांत भी होता है। क्या होता है? ऐसा लेना होगा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हम लेते हैं 3/4, 3/4 ये परिमेय है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? शांत। इसका क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब परिमेय का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। शांत भी हो सकता है और आवर्ती भी हो सकता है। एक दशमलव प्रसार और होता है जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्त। इसमें कब क्या आ जाएगा कोई निश्चित नहीं है। हाँ, जैसे 22/7 का पॉइंट में देखोगे ना मान आते जाता तो 22/7 किसका मान है? पाई का। इसीलिए कहा गया पाई एक पाई क्या है? एक। क्योंकि पाई का मान जो होता है दशमलव प्रसार में अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें आवर्त भी हमने चढ़ा सकते हैं। अशांत तो ये है ही, लेकिन इस पर आवर्त भी हम नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है अशांत अनावर्ती। और कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे 0.10, फिर डबल 0.01, फिर 0.001 इस तरह से चलता रहता है। तो इससे पता चलता है कि कभी खत्म होने वाला नहीं है और किसी अंक पर हम आवर्त भी नहीं चला सकते। तो इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती जो होता है वह अपरिमेय होता है। वह क्या होता है? इसलिए पाई को भी अपरिमेय कहा गया है। जैसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इसमें से पहचान करके बताइए या इनमें से कौन सा अपरिमेय है। अब पाई अगर है उसमें तो पाई को चुन लेंगे, √2 है, √5 है, पाई है तो इनमें सभी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इनमें सभी लगाएंगे। डी ऑप्शन में रहेगा इनमें सभी। ठीक है, तो अगर इसका हम परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और शांत आवर्ती भी हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण है, इसी को हम कर देते हैं। इसका क्या है? 0.8 3 बराबर 0.8। इसको वापस इसमें ला लेते हैं। देखो करके दिखाते हैं। देखो बहुत जल्द आप लोगों के क्लास में हो सकता है आप ही लोगों के रीजन में आ जाए। स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो अभी मिटाने का झंझट नहीं रहेगा, स्लाइड करेंगे तुरंत दूसरा। चलिए अब इसको हम 0.8 3 पर आवर्त है, इसको हम P बटे Q के रूप में बदलेंगे। किस रूप में? इसका प्रोसेस है। इसका क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया है, विधि है। कैसे बदलेंगे देख लीजिए। मान लेंगे माना x बराबर 0.3 पर आवर्त है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 8 पर आवर्त है कि 3 पर आवर्त? दोनों पर आवर्त नहीं है ना। दोनों पर आवर्त रहता है तो दोनों को चलाते हैं, उसका आंसर अलग आता है। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है? कितने अंक पर आवर्त है रे? एक पर 1 0 लेना है। क्या करने पर? ना करने मार्कर का इंक भी खत्म हो गया।
अब दोनों तरफ कितना से गुना करने पर? 10 से गुना करने पर। x में कर लिए 10 से गुना, अब बराबर 0.8 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख, इन सभी संख्या से गुना करने के लिए आपको किसी असिस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। एक घंटा गुना करिए, बताओ और इकट्ठा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अगर आपके पास दिमाग है तो आप तुरंत इसका आंसर लिखेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डॉट 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 का मतलब क्या होगा? इसमें से एक 3 और अगर लिख लेंगे तो घट जाएगा, नहीं घटेगा। कि दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक बरकरार रखने के लिए 1 तो 3 और बढ़ा दिया, तो वो 3 घट गया क्या? इसमें तो अनंत 3 है, इसको मान लेंगे समीकरण। घटाना ही पड़ता है रे, दूसरा उपाय नहीं है घटाने का। तो समीकरण 2 है 10 समीकरण 2 इसी तरह बनाना है, तब नंबर नहीं कटेगा। चिन्ह परिवर्तन कर दो, ठीक है। 3 में 3 गया, 0 13 में 8 गया, 5 इसके बाद अनंत 0 अनंत 0। अब ये भी ध्यान रखना कि दशमलव के बाद कोई अंक आए या ना आए, दशमलव के बाद कोई अंक आए या ना आए, उसके बाद अगर 0 आ रहा है ना दशमलव के बाद, तो उस 0 का कोई मान कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब कि 0 को हम हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो अब क्या हो गया देखो, अब ये शांत दशमलव हो गया, क्या हो गया? अब इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बचा देंगे, हटा देंगे। 15 के बारे में दोनों आ रहा है, 15 ध्यान दो रे, ध्यान दो। उस समय हम किसको P/Q के रूप में क्या था? 5/6 था ना, इसको जब दशमलव में बदले थे तो ऐसा आया था ना, इसको आवर्ती रूप में लिखे थे। अब जब इसको हम P/Q के रूप में बदले तो वापस पुनः वही आ गया, आ गया। अब आप यहाँ पर दोनों चीज सीख गए, क्या कि अगर P/Q के रूप में रहेगा तो उसको दशमलव में बदल सकते हैं, चाहे वो शांत हो चाहे अशांत हो। हाँ, अगर वो अशांत आवर्ती के रूप में है तो उसको हम P/Q के रूप में भी बदल सकते हैं। तो दोनों चीज सीख के रखना है, परीक्षा में जो आ जाए वो एकदम साफ सुथरे ढंग से बना देना है, नंबर नहीं कटेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलो इतना आज कर दिए, समझो कि आपका पहला चैप्टर का सब कुछ मेन चीज बता, रिवीजन इसी का नाम है। आप घर में जाकर के इसको दोहरा लेना, घर में जाकर के दोहरा लेना, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी हो जाएगा, फिर करवा देंगे।